आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो यूट्यूब, नरेंद्र मोदी ऐप या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे एपिसोड्स को लगातार देखते रहते हैं। और आज के हमारे एपिसोड के अतिथि हैं माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूनियन मिनिस्टर हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसे हम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक और उड्डयन एंड एमओएस इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, महत्वपूर्ण विभागों का सर कार्यभार देख रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते मैं सीधा डायरेक्टली अनित्य जी से अनुरोध करूंगा कि अनित्य जी आप इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलें। नमस्कार सर। हम सभी आपको लंबे समय से देख रहे हैं, जब आप यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के उस समय से, और हमने हमेशा देखा है कि आप बहुत सौम्य और शांत व्यक्ति हैं। पर आजकल सोशल मीडिया और प्रेस में आपका जो एक नया रूप हम देख रहे हैं, और वो ये है कि आप सामने वाले की जो पाखंड है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको न सिर्फ खुल के ध्वस्त कर रहे हैं, बल्कि तमाम नीतिगत और एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके ऊपर आप बेबाकी से सरकार और पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। सर, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप जैसा सौम्य व्यक्ति जो है वो भी एजिटेटेड फील कर रहा है, उत्तेजित महसूस कर रहा है, और उस भाषा में उत्तर दे रहा है जो कम से कम हरदीप सिंह पुरी जी नॉर्मली यूज नहीं करते। अनित्य जी, मैं 1974 से लेकर 2013 तक मैं एक सिविल सर्वेंट था, और 2013 के बाद भी 2016 तक मैंने मल्टीलैटरल सिस्टम में काम किया। 2017 मार्च में मैं लौटा हिंदुस्तान, और मैं आपके सामने सबमिशन जो रख रहा हूं वो ये है कि भाषा का इस्तेमाल वो हमेशा कंटेक्सचुअल होता है। ये कहना कि एज ए सिविल सर्वेंट मैंने हमेशा पोलाइट लैंग्वेज यूज की है, मैं समझता वो सही नहीं होगा। उसका एक अपना एम्बियंस होता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं। अगर कोई किसी देश का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, वो किसी को अगर धमकी देना चाहे तो वो ये थ्रेटन शब्द नहीं इस्तेमाल करता, वो ये कहता है कि आई इंकरेज यू टू। समझने वाला समझ आता है कि ये जो इंकरेजमेंट आ रही है, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए स्ट्रॉन्गर कंट्री जिसके पास लेवरेज है, तो वो इशारा ही काफी होता है। जब मैं सिविल सर्वेंट के रोल से पब्लिक लाइफ में आया, बीजेपी के कार्यकर्ता, मेरा पार्टी के साथ बहुत पुराना संबंध है। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था कुछ 50 साल पहले, उस समय भी मेरा विद्यार्थी परिषद के साथ संबंध था। और जब भारतीय जनसंघ जनता पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफॉर्म हुई, तो मेरा बहुत लोगों के साथ बड़ा वो क्लोज रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप रही है। मुझे लगता है कि आप पिछले एक हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने कुछ बात रखी, और उस बात का कॉन्टेक्स्ट है, और वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, जो महामारी हमारे सामने आई, ये तो एक ग्लोबल पैंडेमिक है, ये कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। और मैं अक्सर ये दोहराना की कोशिश करता हूं कि ये वंस इन अ सेंचुरी चैलेंज है। मैं जिनीवा में WHO को एक्रेडिटेड था जब मैं स्थायी प्रतिनिधि था यूएन को जिनीवा में, और बाद में न्यूयॉर्क में। उस समय बड़ी वायरसेस आई, H1N1, स्वाइन फ्लू, एबोला,
सार्स जिसका मोर्टेलिटी रेट 17% था, कोविड से बहुत कई गुना ज्यादा। पर जो कोविड-19 के कारण डिसरप्शन हुई है हमारे यहां, जो लॉस ऑफ लाइव्स हुई है, ये जो स्पेनिश फ्लू थी 100 वर्ष पहले 1918 में, दिस रिजेंबल्स दैट। अच्छा, जब कोई वंस इन अ सेंचुरी चैलेंज आए हमारे पास, और जब ये देखा जाए कि वायरस इज द एनिमी, उस समय लोग अपनी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना शुरू कर दें। पढ़े लिखे लोग जिनको इन विषयों के बाद जानकारी है, जिन्होंने अपने जीवन में, उनको ईश्वर ने मौका दिया, भारत के संविधान, भारत की सरकार के तहत उनको मौका मिला, अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में वो रहे, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनको मालूम है ये वायरस कहां से आई है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि वायरस इज द एनिमी। हमारी लड़ाई उस महामारी के साथ है, हमारी लड़ाई आप मेरे साथ नहीं है, सरकार के साथ नहीं है। ये भी मैं मानने को तैयार हूं, जब हम एक गवर्नमेंट एज ए होल रिस्पॉन्ड करते हैं महामारी अगेंस्ट द पेंडेमिक, तो हमें नेविगेट करना पड़ता है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और प्रधानमंत्री जी मार्च 2021 से कही आ रहे हैं, 16 तारीख से हमने प्रेस रिलीज भी इशू की है पीआईबी के द्वारा कि भाई सेकेंड वेव आ रही है, सेकेंड वेव आ रही है, आप तैयारी करें। अब मुझे बड़ी आपके साथ आज चर्चा करने में मैं कह सकता हूं कि जो आंकड़े थे 4,34,000 तक फिगर पहुंच गया था, अब वो गिरता गिरता आंकड़ा जो है 1 लाख के नीचे आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2 हफ्तों में और नीचे आ जाएगा। और पर हमें जो लेसन्स लर्न करने चाहिए पैंडेमिक से, वो हमें इम्बाइब करने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, और देखना कि ईश्वर ना करे अगर तीसरी वेव आए तो वी आर रेडी फॉर इट, रीपर्पसिंग। और बट इस समय जो हम कहते हैं और जो हम कार्य करते हैं, ये लोग याद रखेंगे, मेरी सबमिशन ये है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने जिक्र किया था कुछ हमारे जो एक्स रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं मेरे जैसे, एक में 120 ने दस्तखत किया, 120 सिग्नेटरीज थे, दूसरे में 60 थे। तो उन्होंने एक हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, उस पे उन्होंने टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए। ये उनके व्यूज हैं, कोई भी, अगर आप चाहें, मैं चाहूं, हम किसी चीज, हमारी डेमोक्रेसी है, जिसको दिल में आए जो बोल जाए, पर एक लाइन होती है, और लाइन जो रेखा होती है उसको हम क्रॉस करें तो फिर सवाल उठते हैं। इन्होंने जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने का जो इन्होंने बताया क्यों रोका जाना चाहिए, उसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 उस पत्र में से 3 फॉर्मुलेशन निकाली और मैं आप उसके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक उसमें यह थी, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, देयर इज अ सुपरस्टिशन दैट द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट इज अनलकी। और मेरा पहला रिएक्शन यह था, भाई साहब, अगर आप कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस के मेंबर रहे हैं, गॉड हैज बीन काइंड, आप कहां ज्वाइन किए थे, आपका क्या बैकग्राउंड था, यू रोज टू बी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट विच इज द हाईएस्ट पोजीशन इन द कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस। उसके बाद आप स्टेटमेंट देते हैं, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव। अरे भाई, मैं तो किसी चीज पर दस्तखत नहीं करता हूं जब तक यहां मुझे कोई समझाए कि क्यों जरूरी है। पर उसमें अगर ये लिखा हो इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव, तो मैं समझता हूं इट इज एन एक्ट ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड वन, कि उसमें जो ग्रीन स्पेस है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में, वो कम हो जाएगा। तो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है दैट सेंट्रल विस्टा, दोज ग्रीन्स प्रोवाइड
फॉर इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट फॉर फैमिलीज। तो लोग बच्चे जाके पेरेंट्स के साथ आइसक्रीम खाना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी ग्रीन स्पेस तो बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। और तीसरा मैंने ये कहा कि उन्होंने एक फॉर्मुलेशन यूज की थी कि पार्लियामेंट नहीं की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बड़ा पार्लियामेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है 2061 से कम होनी शुरू होगी। अरे भाई, ये पार्लियामेंट बनना शुरू हुआ था 1920 में, इसमें इसका काम समाप्त हुआ था 1927 में। हमारी जनसंख्या क्या थी 1947 में, आज क्या है 1.38 बिलियन, और 2060 में कम होगी हमारी जनसंख्या। ये कौन सा एक्सपर्ट कह रहा है भाई? यंग पॉपुलेशन जो है और वोटिंग पॉपुलेशन, और 2026 से वो जो फ्रीज है डिलिमिटेशन के कारण, हमारे जो इस समय एमपीज हैं 540 प्लस हैं, उस समय 750 होंगे, तो कहां बिठाएंगे उनको? और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग तो गिर जाएगी नहीं तो, अगर इसकी रेट्रोफिटिंग अंदर से नहीं हुई। और 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय से ये मांग उठाई जा रही है। जो प्रीवियस ऑनरेबल स्पीकर थी श्रीमती मीरा कुमार जी, उन्होंने सचिव ने एक पत्र लिखा था 2012 में हमारे अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी को कि भैया नई पार्लियामेंट बनाने का उन्होंने निर्णय ले लिया। तो मैंने कहा कि मुझे ये पढ़े लिखे हैं पर मूर्ख लगते हैं, और फिर मैंने ये भी कहा देयर इज डिसग्रेस। अगर आदमी हु हैज बीन द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दैट इज द बेस्ट इन द कंट्री, हु हैज बीन अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट, लाभार्थी होने के बाद उसके बाद ऐसी चिट्ठी लिख देते हैं। दूसरा, ये जो अभी पीछे कुछ हमारे जो विरोधी दल है, मैं उनका स्वागत करता हूं, पर कभी कभी वो हमारा काम जो है वो आसान कर देते हैं। इनमें से कई लोग हैं जैसे जयराम रमेश जी, शशि थरूर जी 2018 में मलेशिया गए थे। मलेशिया में उनको बहुत खुशी हुई मलेशिया का पार्लियामेंट देख के, और उन्होंने कहा अरे भाई हमारा भी ऐसा होता तो। 2018 में उनके एक और विदेश मंत्री थे, उनका नाम था सलमान खुर्शीद जी, वो भी 2012 में शायद चीन गए थे, उनको चीन बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पे सेटल करना चाहता हूं। तो किसी ने बोला भाई यार चीन के साथ तो हमारे जो रिश्ते हैं, उस समय आपको याद है बॉर्डर पे भी तनाव था, और उसमें ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो किसी ने पूछा कि आप चीन पसंद आ गया, चीन में सरकार ने, वहां पे तो हमारी बॉर्डर इश्यूज है और हमारी बड़ी सिक्योरिटी इश्यूज है। कहा कि नहीं, दैट इज लाइक एक्ने ऑन द स्किन, मतलब आपके स्किन पे थोड़े पिंपल हो, तो ऐसे लोग हैं। तो मैंने थोड़ा पिछले दिनों में आई हैव ट्राइड टू फोकस ऑन दीज पीपल। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे अंदर कोई डीएनए चेंज नहीं आया, पर मैं समझता हूं जो मूर्खता लेवल अगर कभी क्रॉस कर जाए लाइन, तो भाषा उनको वही समझ आती है कि उनको बोलना कि भाई आप ये तय कर लीजिए शशि थरूर जी, आपकी क्या पोजीशन है। उन्होंने अप्रैल के महीने में कहा कि आपको वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। पहले तो उनको समझ नहीं आया कि वैक्सीन एक्सपोर्ट अंडर ऑब्लिगेशन हो रही थी या वैसे कर रहे थे, या हमारे पास कैपेसिटी थी वैक्सीन मैत्री में, बट समझने की तो कोशिश करनी चाहिए। और एक महीने बाद वो कहते हैं कि आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की और भारत की छवि जो है 90 देशों के बीच में गिर गई। अरे भाई वही शशि थरूर, वही मुद्दा वैक्सीन का, वही मुद्दा एक्सपोर्ट का। अप्रैल में कुछ कहते हो, मई में कुछ कहते हो, पर मैंने कुछ ज्यादा सख्त शब्द नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्शियस हूं। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 साल पढ़ने के बाद मैंने 1 साल मैं टीचिंग फैकल्टी था एक कॉलेज में, तो वो वहां पे स्टूडेंट थे। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे स्टूडेंट थे, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं आई वॉज इन द टीचिंग फैकल्टी ऑफ दैट कॉलेज व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। अगर मैं कहूंगा कि मेरे स्टूडेंट थे, फिर तो मेरी छवि पे भी असर होगा कि जिस किस्म की वो बातें करते हैं, मैं उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट मेरे को मिले। अरे वो इतने बहुत बड़े नेता है। बाकी जो वैक्सीन हेजिटेंसी इन्होंने फ्यूल की है, ये कांग्रेस के नेताओं ने, इन्होंने कहा बिल्कुल आपने भारत बायोटेक को जो अनुमति दी है इसको अभी नहीं देनी चाहिए थी। क्यों नहीं देनी चाहिए थी? अभी 3rd ट्रायल पूरे नहीं हुए थे।
भाई वो अंग्रेजी में कहते हैं यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। एक तरफ कहते हैं कि आप वैक्सीन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मत दीजिए अनुमति, दूसरा आप प्लीज वैक्सीनेट एवरीबडी। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, मेरी उनके साथ अच्छी परिचय है, आते रहते हैं मेरे पास, दिल्ली के इश्यूज डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा मोदी जी इसको रहने दीजिए, हमें दे दीजिए आप परमिशन, हम वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे। उन्होंने कहा मैडम ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे जी ने कहा, आनंद शर्मा जी ने कहा हमें आप इजाजत दे दीजिए, हम वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे। मानने की केंद्रीय सरकार को प्रोक्योरमेंट की जरूरत नहीं है, आप इसको डिसेंट्रलाइज करिए। सब ने टेंडर फ्लोट किए, क्या हुआ? टेंडर का रिस्पांस किसने दिया? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने दिया, और बीच में जो मिडलमैन होते हैं, मिडलमैन को कहते हैं बिचौलिए, उन्होंने रिस्पांस किया। अरे भाई, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बढ़िया बात की, मोदी जी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप हमें फॉर्मूला दे दीजिए, हम खुद बना लेंगे। तो मैंने कहा भैया ये कोई गाजर का हलवा नहीं है, और उसमें लोगों ने मजाक किया। अब मैं अपनी तरफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने जो भाषा इस्तेमाल की है, पर मैं आपको सही मायने में बताऊं, इनको भाषा भी यही समझ आती है, इनको यही समझ आती है, क्योंकि इन्होंने मजाक बना रखा है। देखिए विश्व भर में कितने देश हैं जो अपनी डोमेस्टिक वैक्सीन बनाते हैं? 5 से ज्यादा नहीं होंगे, 5 से ज्यादा नहीं होंगे। इनकी एक स्पोक्स पर्सन है, वो पहले पत्रकार थी, उन्होंने कहा कि हम आपसे जानकारी चाहते हैं, मोदी जी से जानकारी चाहते हैं। पहले तो उसको बोलो तुम कौन हो और किससे जानकारी मांग रहे हो, देख तो लो कि आपने सिर्फ 2 को क्यों अनुमति दी मैन्युफैक्चर। अरे भैया तुम्हें और मिलते हो मैन्युफैक्चरर्स तो ले आओ, कोई इंटरनेशनल आ जाए, और हमने कर लिया। पर आपने क्या किया? आपका कहने का मतलब यह है कि 20 अवेलेबल थी, उनमें से हमने 2 को दिया। बट आई थिंक दे शुड हैव देयर हेड एग्जामिन्ड। अच्छा, यही पत्रकार जो है, इसके बारे में और जानकारी दे दो। जब मुझसे किसी ने पूछा कि ये आप सेंट्रल विस्टा पे, इन्होंने बोला ये 13,400 करोड़ का मोदी महल बन रहा है। अरे भाई नया पार्लियामेंट बन रहा है, वहां पे 10 केंद्रीय सरकार की जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होंगे, जिसमें 51 हमारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं वो जाएंगी। नया कॉन्फ्रेंस सेंटर बनेगा, नया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स बनेगा, और उसमें एक उपराष्ट्रपति जी के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए आवास बनेगा इंस्टीट्यूशनल, कि जो भी उस समय वाइस प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा वो वहां रहेंगे। तो मोदी महल कहां से बन गया? और दूसरा, ये 1314 करोड़ का मोदी महल बन रहा है और 20,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अरे भाई साहब, वो 13,400 करोड़ का जो आंकड़ा था वो सिर्फ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के समय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट था, और जो बन रहा पार्लियामेंट उसकी टेंडर्ड कॉस्ट है 862 करोड़, 862 करोड़, और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बन रहा है उसकी टेंडर्ड कॉस्ट है 477 करोड़, दोनों मिलाकर 1300 करोड़ से कम। तो यही लोग, मैंने कहा किसी आप जैसे मित्रों के साथ इंटरैक्शन चर्चा के दौरान, मैंने कहा हम इसलिए चाहते हैं, और अंग्रेजी में जवाब दिया कि व्हेन वी सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ये वही मैडम पत्रकार जो अब कांग्रेस की स्पोक्समैन, वो कहती है पीपल आर डाइंग एंड द मिनिस्टर इज सेलिब्रेटिंग। अरे भैया, एज अ कंट्री व्हेन वी सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी, भाई आई एम अ प्राउड इंडियन। मेरी पैदाश 1952 में हुई थी, 5 साल बाद, बट आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ दोज पीपल हु लेड डाउन देयर लाइव्स, हु फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। एंड इजंट इट अ मैटर ऑफ प्राइड कि 75 वर्ष बाद हम एक नए देश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर देश, जो वैक्सीन भी बनाता है, जो बाकी भी प्रोग्रेस कर रहा है। आज मैंने 2 आर्टिकल लिखे हैं, जो मैंने लिखे मतलब मैंने लिखे पहले थे, आप पढ़ लीजिए, कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ग्रीन फ्यूचर पे हमारे मंत्रालय ने क्या किया। सिविल एविएशन का, सिविल एविएशन
इज ए क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 17% ग्रोथ थी प्री कोविड के पहले। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,12,00,000 आवास सैंक्शन किए हैं, जिसमें 1,11,00,000 सैंक्शन हो गए हैं, जिसमें 48 लाख लाभार्थियों को दे दिए गए हैं, और बाकी जो 50 लाख से अधिक उस पर तेजी से काम चल रहा है। तो हम इन चीजों को सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया, द न्यू इंडिया। तो इनको शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम और उसमें फिर ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन मेरे में असर रहेगा, और अगर इनकी बेवकूफी की ऐसी वो डायलॉग चलता रहा तो हमको भी इनको वही भाषा में समझाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने इस महामारी के दौरान एट अ पर्सनल लेवल उन्होंने इस चैलेंज को डायरेक्ट किया है। हमारी क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमें सबको, देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स को दी थी कैपेसिटी वैक्सीनेट करने की, लोगों को क्या हुआ, उन्होंने कहा हमें दीजिए, उनसे हुई नहीं। फिर मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम सबको 75% हमारे जो नागरिक हैं, बहन भाई, उनको हम सप्लाई करेंगे। 25% सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को दी जाए, और इसके कारण था पहले 50% हम करने वाले थे, पर देखिए क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, जो वैक्सीन वेस्टेज हुई, पंजाब में क्या हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने वैक्सीन जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे भाइयों बहनों को सप्लाई करने की, उस पर प्रॉफिटेरिंग की है। तो देखिए, हमें मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, हम भूल गए पहली वेव आई थी, अब सेकंड वेव का भी हम सामना कर लेंगे, पर हमें कुछ ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारे इंटरलॉक्यूटर्स हैं वो सब याद रखेंगे कि किसने क्या कहा था। तो इसलिए अगर मैं आज एक स्टेटमेंट करता हूं और कल दूसरी स्टेटमेंट करता हूं, आप भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये किस बेसिस पे कहा था। तो इन लोगों को जो है, मुझे लगता है कि देखिए 2014-2019 में मिला के कांग्रेस पार्टी की दोनों मिला के 100 सीट नहीं आई, और सत्ता में रहने के बाद थोड़े से ये डिस्टेबलाइज से हो गए। अब ये इस पर तय नहीं कर पा रहे हैं कि वेदर पारिवारिक कंट्रोल, फैमिली कंट्रोल और डेमोक्रेसी जो है, वेदर दे कैन कोएग्जिस्ट। तो अब क्या होने वाला आने वाले दिनों में मुझे मालूम नहीं है, बट माय नेचुरल इंक्लिनेशन इज कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो होता है उसमें अगर आप बहुत पोलाइट रहें, खास करके जब ऐसी बात की जाती है विच अफेक्ट्स, विच अंडरमाइन। देखिए इन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी को फ्यूल किया और इन्होंने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ बयान दिए, दैट वाज अंडरमाइनिंग अ नेशनल एफर्ट। आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दैट। और फिर शुरू हो जाते हैं अपने आप को, अब वो क्या करते हैं, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। शशि थरूर जी जब पकड़े गए, ये 2018 की मलेशिया की स्टेटमेंट, तो उन्होंने 2019 की, हमारे एक उनके साथ विद्यार्थी थे यूनिवर्सिटी में, मैं भी जानता हूं बड़ी अच्छी तरह, स्वपन दास गुप्ता जी, उनका कोई बयान निकाला, उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा कि शायद इसको हो सकता। अरे स्वपन दास जी का, गुप्ता जी का आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसमें तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि नया पार्लियामेंट का निर्णय ही सितंबर 2019 में हुआ था, ये उससे पहले का आर्टिकल है। तो ये थोड़ी पढ़े लिखे लोगों का ये इंटेलेक्चुअल नाटक है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब ये ऐसे ट्विटर और ये सोशल मीडिया एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे डिटेल्ड बात नहीं हो पाती है। पर मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा मजा आ रहा है जब थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो आप में से भी कुछ मुझे मैसेजेस आते रहते कि आपने सही किया। जब मैंने ये बयान दिया अपने रिटायर्ड कॉलीग्स के बारे, तो मुझे किसी ने बोला घर के अंदर ही, माय वाइफ टोल्ड मी, शी इज आल्सो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, शी सेड इसका क्या रिएक्शन होगा। मैंने कहा पता नहीं, पता लगेगा। और रिएक्शन बड़े इंटरेस्टिंग हुए, बहुत लोगों ने फोन किया, भाई साहब मैंने उस चिट्ठी को दस्तखत नहीं किया था। मैंने कहा मैंने तो तुम्हारा नाम लिया नहीं है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर आप मेरे को मजबूर करेंगे तो मैं नाम लेना भी शुरू कर दूंगा, कौन से सिविल सर्वेंट ने। एक और
बड़ी जानी मानी हस्ती हैं, उनका नाम है जवाहर सरकार, उनका मैं नाम ले रहा हूं। उन्होंने उस दिन एक ट्वीट डाला जिसमें फोटोग्राफ थी, वो मॉर्फ थी प्रधानमंत्री जी की। अरे भाई, तुम चेयरमैन रह चुके हो प्रसार भारती रेगुलेटर है प्रेस का। अगर आप चेयरमैन अध्यक्ष होने के बाद आप एक मॉर्फ फोटो यूज कर सकते हैं, तो आज हमारी फॉरेन सर्विस साथी हैं, उन्होंने हमको कहा, कुछ सुबह व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि जवाहर सरकार कहता है कि उसको मालूम नहीं था कि वो मॉर्फ फोटो है। तो मैंने उसका जवाब दिया, इसका मतलब है फोटो किसी ने भेजी है उनको और ट्वीट का मजमून बना के, इसका मतलब ही इज बीइंग यूज्ड। तो अगर आफ्टर बीइंग अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट आपका कोई ट्वीट कोई और लिख के दे रहा है, इट मींस यू आर अ किराए का टट्टू ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। सो आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड एंड आई विल नॉट मिन्स वर्ड्स, आई विल नॉट ऑटोनोमसली से, बट इफ समबडी डज इट, हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो आप मॉर्फ कर रहे हैं। वो एक और नेता जिसका मैं नाम कई बार ले चुका, उसने हमारी सेंट्रल विस्टा की, वो जो सेंट्रल विस्टा है वहां की फोटो भी मॉर्फ की हुई है। तो वो जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी चुनाव के पहले एक बड़ी इंटेलेक्चुअल चर्निंग हुई, डिस्कोर्स हुआ। तो किसी ने कहा कि फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स को जो हम समझते हैं, व्हाट इज अ फैक्ट। मैं तो शुरू से कह रहा था फैक्ट भी हैज टू बी इंटरप्रेटेड। सो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। एक E.H. कार है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, व्हाट इज हिस्ट्री। वो ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में काम करते थे, सोवियत स्पेशलिस्ट थे, हिस्टोरियन नहीं थे, पर बड़ी इंटरेस्टिंग किताब लिखी, व्हाट इज हिस्ट्री। उसमें लिखा दैट सीजर क्रॉस द रूबिकॉन, रूबिकॉन एक नदी है, सीजर क्रॉस द रूबिकॉन ऐसे ऐसे डेट को, दैट इज अ फैक्ट। पर वो खुद कहता है अगर इसके साथ अब ये नहीं जोड़ेंगे कि सीजर की क्रॉसिंग के पहले कितने लोगों ने क्रॉस किया और सीजर की क्रॉसिंग के बाद कितने लोगों ने क्रॉस किया, तो आपको पर्सपेक्टिव ही नहीं मिलेगा। तो ट्रंप जी की सरकार जब बनने वाली थी, लोगों ने कहा एक फैक्ट्स होते हैं और दूसरा ऑल्टरनेट फैक्ट्स होते हैं। ऑल्टरनेट फैक्ट्स क्या है? अरे भाई आप कुछ उठा के लगा दो। ये हमारी जो मूर्ख सीनियर कॉलीग्स हैं, दे शुड नो बेटर। उनको ये थोड़ी जांच करनी चाहिए कि भैया आप किस चीज पे लिख रहे हो। अगर आपको जानकारी है प्रोजेक्ट की, अरे आप ये कह सकते हो बड़ी क्लियर तरीके से, आप ये कह सकते हो कि मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं पसंद, दैट इज योर व्यू। पर आप जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट पे डिसीजन की और प्रोजेक्ट की एक्सिक्यूशन की, आप उनको सुझाव दे सकते हो। बट इन्होंने टूलकिट बना ली, उसमें यह लिखा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए। दिल्ली हाई कोर्ट क्यों लिखा? इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सारी जो पिटीशंस थी उनको एक साथ उस पर गौर करके उन्होंने क्लियरेंस दे दी थी प्रोजेक्ट की। अब सिर्फ लिमिटेड बात थी कि प्रोजेक्ट को महामारी के दौरान रोका जाना चाहिए। तो ये है कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट। मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा आपको बहुत लंबा लॉन्ग वाइंडेड आंसर दिया, पर आपको पूरा जो एम्बियंस है, कॉन्टेक्स्ट, वो पता लग जाए। थैंक यू सर।